स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं क्रांति सर आपके लिए फिर से जो सीरीज लाया हूं वो है इसरो अब तक, मतलब हिस्ट्री चल रही इसरो की। कल आपको इसरो की कुछ कहानी बताई गई थी कि किस तरीके से किस किस ईयर में इसरो के द्वारा कुछ लॉन्च किया गया है, और आज उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही बताया जा रहा है, इसका पार्ट 3 कल आएगा, और ये कल फिर उसके बाद इसरो की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, जिसमें कि आपको हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको जो दिया जाएगा टॉपिक वाइज नॉलेज वो है घटना चक्र। अब घटना चक्र की बात चल रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर टाइम लाइन बताया जाएगा कि कब कब कौन कौन सी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई और क्या उसका इंपॉर्टेंस था। साथ ही साथ उपग्रह को लेकर के, मतलब सैटेलाइट को लेकर के कुछ बातें बताई जाएगी, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान मतलब कि यहाँ पर लॉन्च व्हीकल की बात चल रही है, जैसे कि PSLV हो गया, GSLV हो गया, SLV हो गया, इन सब की बात की जाएगी कि कब ये स्टार्ट हुआ, कब इसने अपनी पहली उड़ान भरी। साथ ही साथ लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसका आप क्रियान्वयन कैसे करोगे, और तभी पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। तो चलिए लेट हम नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसरो की कहानी को लेकर के। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं घटना चक्र में 1979 से पूर्व की जो घटना है या जो टाइमलाइन है वो आपको कल के वीडियो में बताया जा चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और मैं पुनः आपको कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हो तो आप कमेंट करिए, आप व्हाट्सएप करिए हमें पर्सनली, और हम आपको भेज देंगे निःशुल्क तौर पर इसका पूरा PDF। और मेरा जो नंबर है आप कमेंट करके मुझसे ले सकते हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे 1979 में इसरो के द्वारा भास्कर 1 को लॉन्च किया गया। भास्कर 1। अब बात ये उठती है कि भास्कर 1 क्या है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो जो भास्कर 1 है, सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे कि वो भारत द्वारा ही निर्मित है। और भारत द्वारा निर्मित एक कैसा है, तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह है। प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये। अब दूसरा जो आपके पास एक प्रश्न कर सकता है कि जो भास्कर 1 है जो 1979 में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, उसका मिशन वर्ष कितना है या मिशन जीवन, तो आप याद रखोगे 1 वर्ष। बात करें इसके हम अनुप्रयोग की कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो हम इसके एप्लीकेशन को हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन की ये बात करता है, मतलब पृथ्वी प्रक्षेपण प्रायोगिक, ये आप याद रखोगे। किस कक्षा में इसे जाकर के सेट किया गया, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट पे सेट हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या है मैं कुछ बाद आपको ये बताऊंगा। अभी फिलहाल आप फैक्ट की ओर ध्यान दीजिए, जब जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट आएगा तब मैं लो अर्थ ऑर्बिट को भी उठाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इस स्टेज में स्वराज आईएएस के आपको एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम अस, सब चीज आपको दिया जाएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लॉन्च साइट हो सकता है आपसे पूछ दे, तो याद रखेंगे लॉन्च साइट ये हमारे इंडिया का नहीं था, बल्कि हमने कहां से किया, तो रूस से किया। जो स्थान है वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन, रशिया से हमने इसको लॉन्च किया था। अब हो सकता है आपसे पूछे कि 1979 भास्कर 1 जो है उसका प्रक्षेपण यान क्या था, किस व्हीकल से इसको भेजा गया, तो आप याद रखोगे C1 इंटर कॉस्मोस से इसे भेजा गया था। ये है भास्कर 1 से रिलेटेड पूरे डेटा या आंकड़े जो आपको याद ही रखना है। ठीक, ऐसे ही इस भास्कर 1 से संबंधित और एक तथ्य है, वो ये है, हो सकता है कि मिशन के साथ ही साथ वो ये बोल दे कि जब इसे लो अर्थ ऑर्बिट पे रखा गया तो उसका जो कक्षीय जीवन है उस ऑर्बिट पे लगभग उसका समय कितना है, तो आप याद रखोगे 10 वर्ष। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, सेकेंड घटना चक्र में अगर हम आगे बढ़े या टाइमलाइन में हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है 1980 की। अब 1980 से हमें क्या जानना है, 1980 में इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो है रोहिणी उपग्रह या रोहिणी सैटेलाइट, जिसे हम RS-1 सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। RS-1 रोहिणी। अब RS-1 जो है, अगर बाय द वे अगर इसके आंकड़ों में वो जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे कि कितने वेट का था, वैसे इसकी संभावनाएं कम होती है, फिर भी आपको बताया जा रहा है कि 35 किलोग्राम का प्रायोगिक स्पिन स्थिर उपग्रह था, ये आप याद रखोगे।
दूसरा, लॉन्च साइट की अगर बात चलती है, देखिए अब तक जो लॉन्च साइट चल रहे थे वो सब के सब देश के बाहर के आपको दिखाई दिया, जैसे रशिया की बात की गई। अब जो है आपको इंडिया का ही लॉन्च साइट दिखाई देगा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ये रोहिणी उपग्रह 1980 का, क्योंकि अब जो लॉन्च साइट है वो इंडिया के ही सार सेंटर मतलब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। दूसरा, अब तक जो व्हीकल जैसे कि अभी आपको सी कॉस्मोस बताया गया था वो रशिया का था, अब यहाँ पर जो आपके पास लॉन्च व्हीकल है जिससे रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वो इंडिया का ही है, SLV-3 आप ये याद रखोगे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर हुआ। अगर मिशन जीवन की बात करें तो 1.2 वर्ष, जबकि जिस कक्षा में इसे जाकर के स्थिर करवाया गया SLV-3 के माध्यम से, तो उस कक्षा में ये 20 महीने तक आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो डेटा है ये इसरो के 1980 में रोहिणी उपग्रह जो भेजा गया था उससे संबंधित था। याद रखेंगे, लास्ट में हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं आज का जो कुछ भी आपको लेक्चर बताया जा रहा है, ताकि आप जो पढ़े हो उसका क्रियान्वयन हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हमारा अपना पर्सनल नंबर है, अगर आप चाहो तो मेरे नंबर पे भी कर सकते हो 9584895611। क्रांति सर मेरा नाम है, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको PDF भेज दिया जाएगा निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इसी इसरो के घटना चक्र में 1980 के बाद एक इंपॉर्टेंट आएगा 1981 का केस। अब 1981 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, एप्पल। अब एप्पल का पहले तो आपको फुल फॉर्म जानना होगा, एप्पल का फुल फॉर्म क्या है। तो बात करें अगर हम एप्पल के फुल फॉर्म की, तो एप्पल का फुल फॉर्म आपके पास दिखाई देता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये है एप्पल का फुल फॉर्म, जिसको इसरो का पहला स्वदेशी, यहां देखिए पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह की बात चल रही है। संचार उपग्रह, संचार मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह, तो याद रखेंगे नाम क्या है, एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म आप याद रखोगे एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर बात उठती है कि इसको किस कक्षा में जाकर के स्थिर करवाया गया, तो याद रखेंगे GSO मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की यहां पर बात चल रही है। चलिए अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, क्योंकि इससे पहले जो बात आई थी वो थी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जैसे अभी बात किया गया है। इससे पहले आपके पास लो अर्थ ऑर्बिट की बात हुई है। और तो आखिर स्टूडेंट्स के माइंड में प्रश्न उठता है कि सर ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। और यहां पर दूसरा आपके पास आया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इससे पहले हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देखा। तो सर इसके बीच डिफरेंस क्या होता है, ये स्टूडेंट्स जरूर जानना चाहते हैं, और मैं समझता हूं आपको भी कहीं ना कहीं डाउट रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन दो की बात करें, तो यहां देखें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी से दूर एक वो ऑर्बिट या फिर वो कक्षा है। जैसे कि चलिए मैं इसे एक डायग्राम करके आपको बताता हूं, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। मान लीजिए ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर ये एक ऑर्बिट है जिसे हम दे रहे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर हम किसी प्रकार का कोई उपग्रह को अगर यहाँ पर भेजते हैं, तो ये उपग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि वो यहाँ पर स्थिर है। एक्चुअली स्थिर होता नहीं है, ये भी इस अर्थ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इर्द गिर्द चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा होता है, परंतु पृथ्वी अपने अक्ष में जिस स्पीड से घूम रही होती है उसी स्पीड से ये भी सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूमता है। इस वजह से ये हमें स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और स्थिर होने की वजह से इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अर्थ में यहाँ पर जो एंटीना रखा गया है, ताकि इससे संबंधित सिग्नल्स को वो रिसीव कर सके, तो वो भी कैसा रहता है, स्टेशनरी रहता है, स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि ये जब ये नहीं घूम रहा है तो इस एंटीना को भी इस तरीके से सिग्नल रिसीव करने के लिए उसके सापेक्ष घुमाने की आवश्यकता नहीं है। ये है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इससे पूर्व आपके पास आया लो अर्थ ऑर्बिट। जब हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो आप उसे इस तरीके से समझिए कि ये है आपके पास एक लो अर्थ ऑर्बिट LEO, और यहां पर अगर आप किसी प्रकार का अगर
एक सैटेलाइट को वहां पर स्थिर करते हो तो याद रखेंगे ये एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर नहीं रहता और बल्कि ये घूमता रहता है। और क्योंकि घूम रहा है तो अर्थ में जो आप ये एंटीना लगाओगे वो एंटीना भी उसके सापेक्ष उसका मूवमेंट होगा ताकि वो सिग्नल को रिसीव कर सके। यह है लो अर्थ ऑर्बिट और यह है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, जो आपको एक नॉर्मल वे में जानना है। ज्यादा टेक्निकल डिटेल आपको नहीं जानना है, बहुत कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ नाम जानना है बस। अब यहाँ पर दो सैटेलाइट की बात की गई। एक सैटेलाइट आपको कहा गया कम्युनिकेशन सैटेलाइट और दूसरा आपको बोला गया एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो चलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, इसका जो डाउट आपके मन में आ रहा है मैं उसको क्लियर कर देता हूं। इसे ध्यान दीजिए, यहां पर ही मैं एक ड्रॉ बना लेता हूं। मान लीजिए अगर ये आपके पास ये अर्थ है, अर्थ ई मैंने अर्थ बना लिया, अर्थ है और अर्थ के यहां कहीं ये सैटेलाइट रखा गया है और ये जो सैटेलाइट है इस सैटेलाइट को कहा जा रहा है कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन या फिर संचार उपग्रह है, मान के चलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मैंने नाम दे दिया CS, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह। अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आपको बस इतना याद रखना है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है, यहां पर ट्रांसमीटर रहेगा और अर्थ स्टेशन में एक रिसीवर रहेगा। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये मेनली वर्क करता है जैसे टेलीफोन के लिए, टेलीविजन के लिए। तो ये यहां से ट्रांसमिट करेगा सिग्नल जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसीज कहेंगे और ये माइक्रोवेव रहेगा या फिर आप इसे कह सकते हो कि ये रेडियो वेव्स रहेंगे और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रहती है, अलग अलग बैंडविड्थ की रहती है ताकि इनके बीच इंटरफेरेंस ना हो। मतलब आप ऐसा समझिए कि यहाँ से एक बैंड आ रही है, यहाँ से एक बैंड आ रही है, तो आपस में इस तरीके से इंटरफेरेंस टकराए ना। आपके लेवल पे नॉर्मल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह है वो यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और इस अर्थ स्टेशन में रिसीवर रहेगा जो उसको रिसीव करेगा। क्या बताया मैंने, एक रेडियो वेव हो सकता है या माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसीज हो सकती है अलग अलग बैंडविड्थ की, जो किसके काम आएगा, जैसे टेलीविजन का हो गया, टेलीफोन का हो गया, इंटरनेट का हो गया, ये होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब दूसरी बात हुई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब मान लीजिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जगह मैंने यहाँ पे एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना दिया, ये RS, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या करेगा, ये जो अर्थ है इस अर्थ पे किसी भी प्रकार का कोई स्थान है या फिर किसी प्रकार का मान लीजिए कोई आपदा आ सकती है, जैसे उदाहरणतः मान लीजिए सुनामी आ रही है, किसी प्रकार के कंडीशंस ऐसे आते हैं या फिर किसी स्थान का विशेष तौर पर आपको आंकड़े चाहिए, पृथ्वी में आप भेजना चाहते हो अर्थ स्टेशन में, तो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है अब ये रडार टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। एक रडार होता है, एक लिडार होता है, बस आप इतना सुने रहो। अब रडार टेक्निक पे कैसे वर्क करेगा, जो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये पृथ्वी के इस सतह पर एक वेव को भेजेगा जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और जब वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है तो उसे ही ये रिसीव कर लेता है और रिसीव करने के बाद एक रेस्पेक्ट वे में यहाँ पे सिग्नल भेजा जाता है अर्थ स्टेशन में। तो इससे पता चल जाता है कि उस स्थान की स्थिति क्या है, इसे हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप इससे एक या दो बार बार सुनिए या फिर आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिए, निःशुल्क आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको जानना था। चलिए अब हम हमारे तथ्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1981 में जो एप्पल लाया गया था ये भारत का स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था, पहला जो आपको दिखाई दिया। दूसरा हमने बात किया कि किस कक्षा में इसे रखा जा रहा है, तो GSO, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया हूं, क्लियर आपको हो चुका है। अब बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मिशन जीवन वर्ष कितना है तो याद रखोगे 2 वर्ष। अब देखिए लॉन्च साइट काफी इंपॉर्टेंस आपका हो जाता है। लॉन्च साइट अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया, कोरो स्थान का नाम है जो कि आप याद रखोगे। अब किस यान से इसको भेजा गया, तो जिस यान से इसे भेजा गया है वो एरियन 1, ये आप याद रखोगे, एरियन 1 से इसे भेजा गया। और मिशन जीवन इसका कितना था, तो मिशन जीवन इसका 2 वर्ष का है। ये कुछ तथ्य है जो आपको काम आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे इसी घटना चक्र में या फिर टाइमलाइन में। अब बात आती है 1984 की। 1984 जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है,
क्यों महत्वपूर्ण है इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखते हैं 1984 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हमें हमारे भारत से एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में जाएगा, पहला व्यक्ति, वो उनका नाम यहाँ पर दिखाई देता है। वो जो रेस्पेक्टेड सर है उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। काफी महत्वपूर्ण किसकी बात चल रही है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 2 अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में कदम रखते हैं और ये प्रथम भारतीय नागरिक है। परंतु इसके साथ एक और खासियत बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो अंतरिक्ष कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया ये भारत का एकमात्र खुद का स्वयं का नहीं था, परंतु यहाँ पे मदद ली गई किससे? रशिया से। इसलिए जो 1984 का जो ये टाइमलाइन है वह भारत सोवियत मानव अंतरिक्ष मिशन, ये आप याद रखोगे, भारत सोवियत मानव अंतरिक्ष मिशन, मतलब कि रूस की बात यहाँ पर चल रही है। क्लियर हो गया? किस यान से भेजा गया? तो यान आप याद रखोगे सोयूज 11। अभी सोयूज 11 कहाँ का है? तो रशिया का। ये कुछ तथ्य हैं 1984 भारत सोवियत मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो टाइमलाइन आती है वो है 1993 की। 1993 की टाइमलाइन पे चलिए हम बात करते हैं। तो 1993 की टाइमलाइन पर अगर बात करें तो यहां पर आता है IRS-1E। IRS-1E मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यहां पर आपके पास दिखाई दे रहा है IRS-1E। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये भारत के ही स्थान से लॉन्च किया जाएगा, शार सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि अब इसको भेजने के लिए जिस व्हीकल का यूज किया गया है वह है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1, मतलब कि PSLV D1 की अब यहां पर आपको एक सफल उड़ान दिखाई देगी। देखिए इससे पहले मैंने इंडिया का ही SLV आपको दिखाया और अब जो दिखाया जा रहा है वह है PSLV, इसलिए काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका, इसलिए आप याद रखोगे। PSLV D1 की पहली यहां पर एक विकास उड़ान आपके पास दिखाई दे रही है जो कि इंडिया के श्रीहरिकोटा शार सेंटर से IRS-1E को लॉन्च किया गया है। ईयर आप याद रखोगे 1993। तो ये था 1993 से संबंधित तथ्य। बढ़ते हम 2001 की ओर। 2001 की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो किन तथ्यों को आपको ध्यान देना है वो ये है कि जैसे कि अभी आपको SLV बताया, फिर मैंने तुरंत अभी बात जो हमने किया था वो PSLV की, तो अब यहाँ पर एक और लॉन्च व्हीकल आपके पास दिखाई देता है जिसकी पहली विकास उड़ान के तौर पर दिखाई दे रहा है वो है GSLV D1, मतलब जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की यहाँ पे बात चल रही है। और ये भी इसका पहला विकास उड़ान है, मतलब डेवलपमेंट फ्लाइट की यहाँ पर बात चल रही है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने किस उपग्रह को भेजा और किस वर्ष में भेजा, ये इंपॉर्टेंट है। तो सन 2001 में इसरो के द्वारा इस GSLV D1 के प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया और GSAT-1 जो है ये भेजा गया। GSAT-1 जो कि क्या है? प्रयोगात्मक संचार उपग्रह है। संचार मतलब ये भी एक प्रकार से आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आप याद रखोगे। तो अभी आपके पास बात की गई SLV, फिर बताया गया PSLV, फिर आपको पास बताया गया GSLV कब ये पहला लॉन्च कर रहा है और किस किस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, ये काफी महत्व रखता है आपके लिए। ठीक, चलिए अब हम हमारे आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो वो है सन 2008 का। 2008 हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो अब जो बात उठेगी वो बात उठेगी चंद्रयान 1 की, क्योंकि हाल फिलहाल में आप जानते हो चंद्रयान 3 का एक सफलता भरा कामयाबी हमने देखा इसरो के द्वारा, परंतु इसकी शुरुआत चंद्रयान 1 से हो जाती है और वर्ष आप याद रखोगे 2008। देखिए 2008, तो यहां पर 2008 में जो चंद्रयान 1 सैटेलाइट यहां पर भेजा गया, माफ करिए सैटेलाइट मैंने कहा, तो यहां पर जो चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान का जो प्रक्षेपण हुआ स्पेसक्राफ्ट का वो किसके माध्यम से हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PSLV C11 के माध्यम से। तो आप याद रखोगे PSLV इसरो का विश्वसनीय, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्वसनीय वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन कहलाया जाता है। मतलब PSLV C11 को ये क्या कहा जाता है? PSLV C11 इसरो का विश्वसनीय वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन। अब बात उठती है, हो सकता है ये आपसे डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि इसरो का विश्वसनीय वर्क हॉर्स लॉन्च वाहन किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा? PSLV C11। क्यों कहा जाता है? क्योंकि PSLV C11 जो है उन्होंने बहुत सारे प्रक्षेपण किया, वो भी सफलतापूर्वक, इसलिए इसे ये कहा जाता है। और जब बात चंद्रयान 1 की आती है स्पेसक्राफ्ट की, तो ये उसकी 14वीं उड़ान थी।
14वीं उड़ान, ये भी याद रखोगे, 14वीं उड़ान थी जिसमें चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया। वर्ष था 2008। बात करें इसी PSLV C11 जिसको विश्वसनीय वर्कहॉर्स लॉन्च वाहन की बात कर रहा है, तो ये किसके द्वारा डिजाइन या विकसित किया गया? तो आप याद रखोगे विक्रम साराभाई केंद्र है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में उसके द्वारा ये डिजाइन किया जाता है, विकसित किया जाता है। और ये जो है इसके प्रक्षेपण की अगर बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर शार से इसे प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो ये कुछ तथ्य है जो आपको याद रखना है। बढ़ते हमारे आज के इसी इसरो के टाइमलाइन को लेकर के, तो अब बात उठती है हमारे प्रश्न के समय की। देखिए प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वह सुनिश्चित प्रश्न है। क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपको जो पढ़ाया गया है आप उसका क्रियान्वयन कैसे करोगे, साथ ही साथ इस प्रकार के जो मल्टी ऑप्शन जो प्रश्न होते हैं आप उसको कैसे हल करोगे, कौन सी विधि आपको अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया था आप जो है एलिमिनेशन राउंड अपनाइए तो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं, एलिमिनेशन राउंड कैसे अपनाएं, कैसे इस प्रश्न को हल करें वो हम देखते हैं। प्रश्न आपके पास दिया गया है, इसरो के उपग्रह और प्रक्षेपण यान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है। स्टूडेंट्स मैंने आपको कई बार बोला हूं जब कभी ऐसा पॉइंट आए तो आप उसे हाईलाइट कर दीजिए सही है वाले को। क्यों? क्योंकि कई बार वो सही है पूछता है, सत्य है पूछता है, कई बार पूछता है असत्य है। तो हम एग्जाम के वक्त इतने प्रेशर में रहते हैं कि सही है पूछ रहे हैं, हम सही नहीं है को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए आप पहले उसे हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट करने के बाद अब हम एलिमिनेशन राउंड अपनाएंगे। तो 3 स्टेटमेंट में जो हमें सबसे पहले सही लगता है उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को कट करते जाएंगे तो काफी आसानी हो जाती है। चलिए पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, रोहिणी उपग्रह SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया। अब याद करिए जब मैंने रोहिणी उपग्रह की बात किया तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब पहला जो आपके पास स्टेटमेंट है वो सही है। और अगर आपका पहला स्टेटमेंट सही है तो अब हम एलिमिनेशन राउंड अपनाएंगे, जहां जहां 1 रहेगा उसको इन करेंगे और जहां 1 नहीं रहेगा हम उसको आउट कर देंगे। जैसे ऑप्शन ए में 1 है, ठीक है चलेगा, बी में भी 1 है चलेगा, परंतु सी में 1 नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको कट कर दीजिए। डी की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि उपरोक्त सभी मतलब यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो 1 तो दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास ए, बी और डी 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में हमको खेलना है। तो इसके लिए अब हमको सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना होगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है IRS-1E PSLV-D1 द्वारा लॉन्च किया गया। बात ये भी सही है, जब मैं आपको तथ्य बता रहा था तब मैंने बताया था कि PSLV-D1 के द्वारा IRS-1E को लॉन्च किया गया। तो अब जहां जहां सेकंड है उसको हम ऑप्ट करेंगे। तो देखिए ए में 1 और 2 आ रहा है तो बिल्कुल हम करेंगे, मगर बी में 1 और 3 की बस बात कर रहा है तो देखिए बी कट गया। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब ए और डी 2 में से कोई एक आपका आ सकता है, परंतु कौन सा आएगा उसको हमको तीसरा देखना पड़ेगा। GSAT-1 GSLV-D1 द्वारा लॉन्च किया गया, और ये मैंने अभी ही आपको बताया था कि GSLV-D1 के द्वारा GSAT-1 लॉन्च किया गया, मतलब तीसरा सही है। अब तीसरा सही है तो देखिए पहला आपका कट कर दीजिए, और पहला अगर आप कट करते हो तो ऑटोमेटिकली डी में आप चले जाते हो कि भाई जो आपका डी है वो 100% ट्रू है। इसे कहा जाता है एलिमिनेशन राउंड। और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लेकर के मैं आता रहूंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।